नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ 1 और 11 में तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। और बात अब राहुल गांधी की करेंगे क्योंकि कैम्ब्रिज में वो लेक्चर देने गए थे अर्पिता, और इस लेक्चर के दौरान उन्होंने देश में भूचाल ला दिया है अपने बयानों के जरिए। राहुल ने दरअसल ये कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, विपक्षी नेता निशाने पर हैं और उनकी जासूसी की जा रही है। यहां तक कि राहुल गांधी के फोन में पेगासस है, ये उन्होंने कहा। तो राहुल के बयान के बाद नेहा बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अनुराग ठाकुर ने राहुल से पूछा कि आखिर फोन में ऐसा क्या था जो फोन उन्होंने जमा नहीं कराया। ठाकुर ने सीधे कहा कि हार को राहुल पचा नहीं पा रहे हैं और विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई। तो आज एक बार फिर यूपी में चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज में वैसी ही तस्वीर अर्पिता दिखाई देगी जो पिछले 2 दिन से दिखाई दे रही है। आज बारी उमेश पाल हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम की है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई के तहत एक बार फिर चकिया इलाके में बुलडोजर गरजेगा। पीडीए के अफसरों ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ गुड्डू मुस्लिम के चक निरातुल स्थित घर की पहचान कर ली है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जो सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान दहशत पैदा करने और लोगों को दूर रखने के लिए लगातार बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो तीसरा दिन है आज बुलडोजर एक्शन का। जिस तरीके से सीएम योगी ने सदन में ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसी के तहत तीसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, वो कौन सा घर जिसको चिन्हित किया गया है? क्या दफ्तर है, घर है? किस पर आज बुलडोजर चल रहा है? देखिए, ये घर है जिसके घर पर जिसको चिन्हित किया गया है, जिसको बुलडोज किए जाने की बात अभी आ रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अभी भी उन चीज़ों को चिन्हित कर रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से सफदर अली के मकान को चिन्हित करके बुलडोज किया गया, लेकिन उसमें एक सवाल इस बात का आया कि जो क्राइम एंगल था कि अतीक अहमद से कोई कनेक्शन, परिवार ने दावा किया कि कोई कनेक्शन नहीं निकला। वहीं उमेश पाल हत्याकांड से भी अभी तक कोई भी सफदर अली के परिवार का या सफदर अली का कोई कनेक्शन नहीं निकला। लिहाजा आज टारगेट ऐसे ही लोगों को किया जा रहा है जिनके अवैध संपत्तियां हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया है और उनका उमेश पाल हत्याकांड से सीधा रिश्ता है। ये जो गुड्डू मुस्लिम जिसकी बात हो रही है संतोष, ये किस तरीके से पूरे मामले में जुड़ा हुआ है, इसका क्या रोल था, सीसीटीवी फुटेज से क्या सामने आया है और कैसे इसके मकान को चिन्हित किया गया? क्या पहले भी वहां पर कोई नोटिस चस्पा किया गया था? देखो, गुड्डू बमबाज उमेश पाल हत्याकांड से अब चर्चा में आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के जो तमाम जो क्राइम पर काम करने वाले अधिकारी हैं, जो पुलिस अफसर हैं, वो सीधे से गुड्डू का नाम आते ही उन लोगों ने सीधे से कह दिया था वो गुड्डू बमबाज है। सीधे कहा कि ये तो गुड्डू बमबाज है। गुड्डू बमबाज, गुड्डू मुस्लिम जिसको कहते हैं, इसके बारे में लखनऊ का चर्चित पीटर गोम्स हत्याकांड
लखनऊ के लामार्टिनियर कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर थे पीटर गोम्स की उनके घर के अंदर ही सुबह के समय पर उनके जो हॉस्टल था लामार्टिनियर कॉलेज में जहां पर वो रहते थे, वो बॉयज हॉस्टल के वार्डन भी थे, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज हत्याकांड था, एक बड़े कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर का हत्या हो जाना। तो उस समय पर भी गुड्डू मुस्लिम को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई थी और तमाम अन्य लोग भी, तमाम सफेद पोस्ट लोग जो आज हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय पर भी गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ की गई थी। गुड्डू मुस्लिम का नाम एक बार नाका थाना क्षेत्र में, लखनऊ का नाका थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड में आया जहां पर उसने बम मार करके हत्या की थी। उसमें भी उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही कि गिरफ्तार किया गया था। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा कि वो गोली नहीं बम ही मारता। बम उसका सबसे जो इंट्रोगेशन में जो सामने आई, जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट पुलिस के पास है, उसमें कहा गया कि गुड्डू बमबाज ने खुद ही कहा था कि उसको गोली नहीं बम चलाना आसान लगता है, बम सबसे सुरक्षित हथियार लगता है। गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन अतीक अहमद से आज का नहीं है, करीब 1 दशक का है। 1.5-2 दशक से वो लगातार अपराध और अपराधियों के संपर्क में रहा है, चाहे वो धनंजय सिंह हो। धनंजय सिंह से जब उनके अभय सिंह से दोस्ती थी, उनके भी संपर्क में था। मुख्तार अंसारी, ये लंबे समय से, करीब 1 दशक से वो अतीक अहमद के लिए काम कर रहा था, वो भी प्रयागराज में होकर के। प्रयागराज में रेलवे के स्क्रैप का काम हो या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, उसमें गुड्डू मुस्लिम ही अतीक अहमद का ये पूरा काम देख रहा था। और अब उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। आज ये तीसरा दिन है नेहा जब एक्शन तेज दिख रहा है, बुलडोजर का एक्शन होगा, क्योंकि सीसीटीवी पर जो जो चेहरे सामने आए हैं, तफ्तीश अब चल रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनके घरों को जो अवैध उनको चिन्हित करके बुलडोजर चल रहे हैं। अब G20 देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक की, कल G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, लेकिन एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग पर सुई अटक गई और इस बार कोई साझा बयान जारी नहीं किया जा सका। दिल्ली में दुनिया के चुनिंदा 30 देशों के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा था। सुपर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भी थे, चीन के नए विदेश मंत्री केन गोंग थे, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली भी थे। भारत इस साल G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है और इस सिलसिले में देश भर के कई आयोजन हो रहे हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले ये महा आयोजन था। I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. पीएम मोदी ने G20 देशों से एकजुटता का आह्वान किया था, लेकिन बैठक के नतीजे से साफ है कि रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर एकजुटता नजर नहीं आई। अमेरिका और रूस चीन के रुख में भारी मतभेद की वजह से बयान पर सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से जंग पर कोई साझा बयान जारी नहीं हो पाया। बाली में हम लोग जो हैं उस समय माने हमारे कारण ही नहीं, हम सब मिलके, हमारा योगदान तो था जरूर उसमें कि हम लोग उस समय वहाँ सहमति बना पाए। अब क्या हुआ है कि बाली के बाद अभी जो है दुनिया में काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं। अब जो G20 के सदस्य जो हैं, जो इस मुद्दे के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके इस मामले में अलग अलग विचार हैं और हम जो हैं इस बार उनके विचार माने उनके बीच में इतना गैप था कि हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने बेंगलोर में किया था, वैसे ही जो बाली में जो तय हुआ है उसी को हमने दोहराया है। जंग पर भारत के रुख की खूब सराहना हुई थी। पीएम मोदी के इस बयान को खूब वाहवाही मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। पिछले दिनों G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी साझा बयान जारी नहीं किया जा सका था। ऐसे में सितंबर में जब दिल्ली में G20 की शिखर बैठक होगी तब क्या होगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर मुंबई से, जहां एक्टर शाहरुख खान के घर में 2 युवक घुस गए। दोनों आरोपी मन्नत की 3री मंजिल तक पहुंच चुके थे। तभी निजी सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देखा। दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
फिल्म पठान से शानदार वापसी करने वाले शाहरुख खान के घर में घुसपैठ बेहद हैरान करने वाली है। आखिर दो युवक कैसे किंग खान के बंगले में घुस गए और वो भी मन्नत में एंट्री कर पहली और दूसरी मंजिल को पार कर तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मुंबई में दोनों आरोपी बीती रात करीब 9:30 बजे मन्नत में दाखिल हुए। तीसरी मंजिल पर शाहरुख खान के गार्ड्स ने उन दोनों को देखा तो उन्हें दबोच लिया। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों आरोपियों को उनके हवाले कर दिया गया। बांद्रा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। युवकों की उम्र 21 और 25 साल के बीच बताई जा रही है और दोनों सूरत के रहने वाले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों आरोपी शाहरुख खान के फैंस हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एजाज खान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। और अब बात करेंगे प्रयागराज में बुलडोजर के एक्शन पर। आज तीसरा दिन है बुलडोजर का ऑपरेशन शुरू हो रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन पर हिंदू मुसलमान का सियासी खेल शुरू हो गया है। और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बुलडोजर का एक्शन तो होना ही था, मुसलमानों को जानबूझकर क्योंकि सरकार निशाने पर ले रही है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने यहां तक कह दिया कि ये मुसलमानों पर सरासर जुल्म है। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है। खासतौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। यूपी में बुलडोजर एक्शन में है। प्रयागराज में दीवारें तोड़ी जा रही हैं। अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की सौगंध पूरी की जा रही है। 3 दिन की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 घर मटिया मेट हो चुके हैं। कुछ और घरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी है और साथ ही जारी है अपराधियों के नाम सख्त पैगाम। योगी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, विधायक सब इन दिनों एनकाउंटर का खौफ दिखा रहे हैं। जो अपराधी माफिया पूरे प्रदेश में नंगा नाच कर रहे थे, आज आप देखते होंगे कि जब सुनवाई के लिए जाते हैं तो व्हील चेयर पर बैठकर जाते हैं। और साथ ही साथ मैं उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। विधानसभा के फ्लोर पर, इन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व है तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनके इस आशय को प्रयागराज पुलिस समझी भी है कि चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से वर्कआउट हो, गिरफ्तार हो। घर पर बुलडोजर चलेगा और अपराधियों पर गोली। योगी सरकार के इसी अंदाज पर राजनीति भी आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे मुसलमानों को टारगेट करने का इरादा है। इसमें सबसे पहला नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह। यूपी में एक बड़ी वारदात होती है। एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक आरोपी को प्रयागराज में गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। आरोप की जद में बाहुबली माफिया अतीक आता है और इसी के साथ हिंदू मुसलमान की राजनीति गर्मा जाती है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा मुसलमानों को सुधारने का प्लान लेकर सामने आते हैं, तो हैदराबाद से ओवैसी का जवाब भी फौरन आ जाता है। यही हमारी सोच है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उजाले में लाना, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। आदरणीय मोदी सरकार ने जब देश में आई थी 14 में, तो उन्होंने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। कब हम मजहब से हटाने की बात करते हैं, हम तो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं।
इन्होंने कहा मुख्य धारा से जोड़ा, इन्होंने तो कट्टे पिस्तौल पकड़ाकर उन्हें बदमाशी की राह पर डाल दिया था। हम उनके हाथ में कलम देकर और गले में टाई लगाकर उनको हम भेज रहे हैं, ये तो टोपी लगाकर सिर्फ उनसे वोट लेना चाहते हैं। हम टोपी से टाई की तरफ ला रहे हैं, कट्टे से कलम की तरफ ला रहे हैं। इन्होंने खाली उनका दोहन किया है, इनके लिए वो वोट बैंक हुआ करते थे। हमारे लिए वो हमारे देश के नागरिक हैं, हम सबको लेकर साथ चलते हैं। पहले प्रधानमंत्री को टाई तो पहनाओ, टाई नहीं पहनते वो बेचारे, उनको टाई पहनो बोलो। और ये कट्टे की आप बात कर रहे हैं, आप कितने स्कूल खोले मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में? आप तो सो कॉल्ड गौरक्षक के जरिए टेररिज्म फैला रहे हैं, बगैर कानून को फॉलो करे घर तोड़ रहे हैं। आपका जो माइनॉरिटीज का बजट है कितना है बताओ आप? यूपी में है ही नहीं, सिर्फ बातें हैं, झूठ है, धोखा है। आपके पास एक एमएलए नहीं है, मुस्लिम एमएलए, आप टाई पहनाने की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क तो कई कदम आगे बढ़कर यहां तक कह देते हैं कि मुसलमानों को खत्म करने की साजिश हो रही है। मुसलमान के नाम पर वो नाम है तो उसको मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं। कोई मुसलमानों को हैट टाई लगाने की सलाह दे रहा है तो कोई मुसलमानों की झूठी हिमायत में आंसू बहा रहा है। मुसलमानों के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं और इस सियासत में मुसलमानों का हित मारा जा रहा है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ अनूप कुमार, संभल, आज तक। तो अर्पिता, आपने देखा बर्क और ओवैसी, ये वो दो चेहरे हैं जो हर मुद्दे पर मुसलमानों के हिमायती बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों पर जाति का आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया है। बिल्कुल, और वो भी कहा नेहा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए थे वो भाषण देने के लिए, और एक लेक्चर के दौरान राहुल गांधी ने यहां तक कह दिए कि मोदी सरकार मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन मानती है। The problem is that if you fundamentally disagree with the foundation of something, right? I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. तो देखिए अर्पिता, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस देश को बदनाम कर रहा है। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पैगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं,
आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई। उधर भोपाल के एक स्कूल में अर्पिता नमाज को लेकर मजहबी विवाद छिड़ गया है। अब आपको बता देते हैं क्यों। यहां दरअसल एक स्कूल में 2 टीचर्स का क्लासरूम में नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो गया था और इस पर यहां हिंदू संगठन जो है वो नाराज हो गए हैं और प्रिंसिपल ने लेडी टीचर को नोटिस तक जारी कर दिया है। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल में रामायण का पाठ करेंगे। इस वायरल वीडियो ने मध्य प्रदेश में भूचाल ला दिया है। आप देख सकते हैं कमरा सूना है, छात्र छात्राएं क्लास से बाहर हैं, लेकिन इस खाली कमरे में नमाज अदा करने पर खलबली मच गई है। भोपाल के सीएम राइज स्कूल की इस शिक्षिका के खिलाफ हिंदू संगठन खड़े हो गए। टीचर जो है वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के टाइम में जो है बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्लासरूम में नमाज अदा करने के लिए 2 लेडी टीचर की मुसीबत यही खत्म नहीं हो रही। हिंदू संगठन आग बबूला है ही। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नोटिस तैयार कर रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने जांच टीम पहले ही भेज दी थी। स्कूल के प्रिंसिपल को भी नोटिस रवाना कर दिया गया है। शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री तो खासे सख्त दिख रहे हैं। विभाग ने ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। पूरे तथ्यों की जांच करके और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्कूल का जो टाइम है जो बच्चों के लिए होता है, उस टाइम में अपनी धार्मिक गतिविधि करना है तो अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर करें, लेकिन स्कूल के टाइम पर किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि वहाँ करने का अधिकार नहीं है। आपको दिखा दें, ये वो जगह है जहाँ पे वो वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ पे स्कूल की जो टीचर हैं वो नमाज पढ़ रही हैं और इसी को लेकर के अब विवाद हो गया है। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने दोनों शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किए हैं। कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया गया है। सीएम राइज स्कूल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इन स्कूलों की टक्कर प्राइवेट स्कूलों से होगी। सुना आपने, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस स्कूल की नींव के पीछे सोच और समझ क्या थी। इसे श्रेष्ठ स्कूलों में शुमार करने में लगी है और शायद यही वजह है कि नमाज के वायरल वीडियो ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे अर्पिता हरियाणा के भिवानी की, जहां पर जुनैद और नासिर की हत्या की कहानी हम आपको लगातार दिखाते रहे, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड पर राजनीति लगातार तेज है। जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। भरतपुर के कांग्रेस विधायक ने अब मुआवजे का सवाल उठाया है और कहा है कि चूंकि दोनों मुसलमान थे इसलिए उन्हें कम मुआवजा दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही हरियाणा से लोग आए और हमारे 2 जुनैद और नासिर को किडनैप करके ले गए और उनको जिंदा जला दिया। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयान करी है, बिल्कुल सच्चाई बयान करी है उस विधायक ने। ऐसा हुआ है और हमारे भोले भाले लोग कर दिया उनका अंतिम संस्कार। अगर इनके यहाँ कुछ हो जाता ना, ये तो 12 दिन तक नहीं करते और जाने क्या क्या मांगते, लेकिन हमारे भोले भाले लोग थे, उनको तो समझ नहीं थी। वो तो छोटा मोटा जो आश्वासन दिया उसमें हो गए। तो घाटमिका की घटना इस बात को दर्शाती है कि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तो लोगों का स्तर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। वरना तो वो लोग भी डिमांड करते ना कि 1 करोड़ भी दो सरकारी नौकरियां दो, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं थी। तो मैं इस सदन के माध्यम से डिमांड करती हूँ, उन लोगों को वही सभी मिलना चाहिए जो उदयपुर में कन्हैया को मिला था। मैं समझता हूँ इस सरकार का कर्तव्य है, पर कन्हैयालाल जी का जिस प्रकार सर तन से जुदा का नारा देकर सर कलम किया गया, वो लोमहर्षक घटना थी। उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, सरकार ने, पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी और अंत में उनकी जान गई। और नासिर और जुनैद में हरियाणा में दर्ज मामला है और इस मामले के अंदर अभी जब तक प्रकरण साफ हो जाए तो वास्तव में उनका इस तरह ब्रूटल मर्डर किया है और उसके बाद सरकार कोई निर्णय करें तो सरकार का
अधिकार भी है और सरकार को संवेदना से निर्णय करे, हमें कोई ऐतराज नहीं। ये सरकार का कर्तव्य है। अपनी सरकार को अपनी बात कहने के लिए एक सांप्रदायिक लाइन को पकड़ ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने सारे देशों के विदेश मंत्री एक साथ एक ही समय पर एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। G20 के इतिहास में पहली बार सभी देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सवाल यही है कि आखिर दुनिया को हिंदुस्तान पर इतना भरोसा क्यों है। साल 2021 में प्रधानमंत्री ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। साल 2022 में नरेंद्र मोदी ने फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। साल 2023 में प्रधानमंत्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर लामबंदी करते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी वी सपोर्टेड ईच अदर in our fight against foreign rule. We can do it again in this century to create a new world order that will ensure the welfare of our citizens. लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने तो मौजूदा विश्व व्यवस्था के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। यूक्रेन में फूटते बमों और उससे होने वाली तबाही ने भारत को महाशक्तियों के क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका दे दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उसे समझिए। जी तोड़ मेहनत के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस को लेकर भारत के रुख को बदलने में नाकाम रहे हैं। शुरुआत में रूस से सस्ता तेल खरीदने पर इन देशों ने ऐतराज भी जताया, लेकिन भारत के कड़े रुख की वजह से अब वो खामोश हो गए हैं। भारत की देखा देखी अब अधिकतर विकासशील देश यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने हित साध रहे हैं। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एंट्री की संभावना का दरवाजा किसने खोला और क्यों महाशक्ति के तौर पर दुनिया भारत पर दांव लगा रही है। स्विट्जरलैंड की अमीरी की नींव विश्व युद्ध में तटस्थता की नीति ने डाली, जिससे वो वर्ल्ड वॉर के विध्वंस से खुद को बचावाया। दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर हमले से पहले अमेरिका ने भी यही किया और बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खुद को मजबूत किया। आज दुनिया में एक तरफ रूस चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप, जिनमें बढ़ता टकराव भारत के लिए उम्मीदों के दरवाजे खोलने वाला साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो। India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future. आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।